प्रेशर बेल्ट्स। ओके, प्रेशर बेल्ट्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, जिसमें कंक्लूजन ये निकला था कि देयर इज नो एज सच सिग्निफिकेंट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड हाइट। ओके, जैसा कि टेम्परेचर में है कि फॉर एवरी 164 मीटर्स देयर इज अ फॉल ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई ऐसे एस्टेब्लिश नहीं, पर हम ये मानते हैं कि हाइट के साथ प्रेशर रिड्यूस होता है। इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, तो इसमें इस टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर अक्रॉस लैटिट्यूड आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर अक्रॉस लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट आता है। somebody is there? Okay, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर अक्रॉस लैटिट्यूड, इसका कोरोलरी है कि वी आर स्टडीइंग द प्रेशर बेल्ट्स, अ डैम इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, प्रेशर बेल्ट्स। इन आवर लास्ट लेक्चर हमने आपको इंट्रोड्यूस तो करा ही दिया था इसका, इस टॉपिक से थोड़ा बहुत, कि देयर आर इन टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स अक्रॉस ग्लोब, जिनमें 2 आर थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, and 2 are dynamically induced belt. Okay, तो आज हम इन बेल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास। ओके, एग्जाम्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में बनता है, प्रीलिम्स में बनता है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग इन द मेंस आल्सो। ओके, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है इन विच ड्यूरिंग रिवीजन यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस थिंग। इसको आपको करके जाना, जैसे इफ यू आर रिवाइजिंग पॉलिटी, तो पीपल जनरली गोज थ्रू प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। वैसे ही ज्योग्राफी में विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट है, इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको आपको करना ही पड़ेगा। ओके, इट्स डैम इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो हमने ग्लोब है, एंड वी ऑल नो at equator 0 degree the sun shines vertically. Okay, जब सन की सन रेज वर्टिकल पड़ता है तो डेफिनेटली यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जब प्रेशर लो है, टेम्परेचर हाई है, तो हवा राइज होगी, हवा राइज होगी। अब ये जब हवा राइज होगी, अब यहां पे ये चीज समझिएगा, जब हवा राइज होगी, अब अर्थ अपनी एक्सिस पे फुल स्पीड के साथ से अबाउट 1600 किलोमीटर पर आवर पे रोटेट कर रही है। तो मैंने आपको उस दिन एक एग्जांपल समझाया था कि अगर आप रेनी सीजन के दौरान अपनी बाइक पे बगैर मड गार्ड के गाड़ी को तेज बढ़ाएंगे तो बाइक के टायर से पीछे पानी छटकेगा, पीछे पानी डिफ्लेक्ट होगा। ओके, तभी तो मडगार्ड लगा रहता कि ताकि पीछे का चेहरा रंगीला ना बन जाए। ओके, यही तो इसलिए तो होता। तो जब जो हवा राइज हो रही है उसके साथ लगी हवा भी तो घूमेगी, तो एज अ रिजल्ट क्या होगी, ये हवा इस ओर जाएगी और ये हवा इस ओर जाएगी, डिफ्लेक्ट होगी। समझ में आ गया? अब
जब ये एरिया, ये हवा इस साइड पहुंचेगी, यहां पे जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली इस पोजीशन से कम है, तो ये हवा ठंडी होगी। और ठंडी हवा की नेचर क्या है, वो डेंस होगी और वो सेटल डाउन होगी। इस कारण से ये हवा यहां सेटल डाउन होगी। अब यहां पे दो बेल्ट बन जाएंगी, वन इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, और ये हवा यहां से डिसेंड हो रही है, तो ये यहां बेल्ट बनेगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। मैं आपको पहले बता चुका हूं, एयर की टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करना, तो कायदे से ये हवा ऐसे मूव करेगी। बट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स होता है जो कि हवा को डायरेक्शन देता है। ओके, मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगा कि क्यों ये डिफ्लेक्शन होता है। अब ये डिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेजिन करो मैंने रूफ से एक फुटबॉल, 2 दिन बाद, कल से फीफा शुरू हो रहा है ना, आज से शुरू हो रहा है, कल से 20 से है, 20 से फुटबॉल को मैंने यहां पे लटका दिया, एक इमेजिन करो, और उस फुटबॉल को आपने जो रोप लटक रही है उसके थ्रू एक्सेस को मानकर रोटेट कर दिया, ठीक है। इफ यू कैन इमेजिन दैट थिंग, बीच फुटबॉल से तुम एक सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो, क्या होगा, लाइन ऊपर वाले में लाइन यूं जाएगी और नीचे वाले में लाइन यूं जाएगी। सर एक्सेस अर्थ के साथ भी ऐसा ही हो रहा, समझ पा रहे हो? मतलब एक फुटबॉल ले लो, वाटरमेलन ले लो, ओके, वाटरमेलन, एक तरबूज को, एक वाटरमेलन को रूफ से लटकाओ और उसको रोटेट कराओ, बीच एक्सिस से उस वाटरमेलन पे एक सीधी लाइन खींचने की कोशिश करो। बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन, अगर बीच एक्सिस से तुम यूं सीधी लाइन खींचोगे तो ऊपर नदन मतलब अपर साइड में तुम्हारा हाथ यूं जाएगा और नीचे साइड में तुम्हारा हाथ यूं जाएगा। सर कोरियोलिस फोर्स, ओके, तो सेम चीज है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। यहां पे जो समझो क्यों डिफ्लेक्ट होती है, ट्रेड विंड्स क्यों बन जाती, सबसे ज्यादा स्पीड किस एरिया में होगी हवा की, इक्वेटर पे, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की स्पीड सबसे ज्यादा इक्वेटर पे। कंपैरेटिवली यहां पे हवा डिफरेंस ऑफ स्पीड, ओके, तो ये हवा इधर बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ये हवा आपके नदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होती है। क्योंकि यहां पे मेरा थोड़ा सा नेम आ जाता था तो इसलिए मेरे को याद करना आसान हो गया कि एन फॉर नदर्न हेमिस्फीयर, एन फॉर निशीथ, एंड निशीथ इज ऑलवेज राइट, ओके, तो मैंने इस तरीके से याद रख रखा था, नहीं तो अदरवाइज बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्लास समझ में नहीं आता कि ये जो हवा है लेफ्ट सदर्न हेमिस्फीयर में राइट में जाती है या आपके नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट में जाती है। यूपीएससी में कई चीजों में आपको क्रैम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें भिड़ानी पड़ती हैं, तो वो, और अगर आपने वो चीज याद रख ली तो गाइज फिर आप कभी नहीं भूल सकते। ये सब चीजें मैंने ग्रेजुएशन के, मैंने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ये सब चीजें बनाई थी। और सोचिए मतलब आई डिड माय ग्रेजुएशन सेकंड ईयर या थर्ड ईयर 2000 में, मैंने 2001, मतलब 21 साल हो चुके, तो अभी भी याद है, ओके। तो ये हवा इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी और ये कौन सी हवा, कौन सी एयर बन गई, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स। अब ये देखो, ये जो लो प्रेशर बेल्ट है ये बिकॉज ऑफ हीट के कारण बन रही है, तो इट इज थर्मली। और ये बेल्ट, ये जो हवा इधर क्यों पहुंची, बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन, डायनेमिक, तो दिस इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट। तो जो मैंने आपको बताया था, 2 belts आर थर्मल इन ओरिजिन एंड 2 आर डायनेमिक इन ओरिजिन। क्लियर है गाइस? ओके, हेडिंग डाले क्लास प्रेशर बेल्ट्स, मेक ए हेडिंग प्रेशर बेल्ट्स। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट,
देखो सेम चीज है, ये हवा इक्वेटर पे हीट होती है, ये हवा राइज हो रही है, यहाँ पे हवा राइज हो रही है, यहाँ पे हवा राइज हो रही है। अब क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है तो ये हवा यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे डिफ्लेक्ट होगी ठंडी होगी, ये हवा नीचे सेटल डाउन होगी, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगी, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। जैसे हॉर्स लैटिट्यूड कहेंगे, यहाँ डोल्ड्रम्स कहेंगे, यहाँ डोल्ड्रम्स कहेंगे, हॉर्स लैटिट्यूड कहेंगे। पहले डी आता है, इक्वेटर 0 डिग्री होता है ना, फिर एच आता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि दोनों में काम कंडीशन है, हॉर्स लैटिट्यूड में भी काम कंडीशन है और डोल्ड्रम्स में भी काम कंडीशन है। तो कंफ्यूज हो जाता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डोल्ड्रम्स 23 डिग्री पे होता है या हॉर्स लैटिट्यूड 23 डिग्री पे होता है। तो पहले डी आता है, तो डी 0 डिग्री है, एच बाद में। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, ये क्लास इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दिस इज अ लो प्रेशर बेल्ट which extends up to, this is a low pressure belt which extends up to 10 degree north and south of equator, 10 degree north and south of equator. Low pressure prevails here due to following 3 reasons. Low pressure prevails here due to following 3 reasons. इन्हीं में से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं क्लास, रिमेंबर। नंबर 1, ड्यू टू इंटेंस हीटिंग, due to intense heating the air gets warm and rises over the equatorial region. The air gets warm and rises over equatorial region. And produces equatorial low pressure belt. And produces equatorial low pressure belt. Number 2, there is high water vapor content in the air. There is high water vapor content in the air. Content in the air, which reduces the density of the air. Which reduces the density of the air. Reduction in density results in lowering the pressure. Reduction in density results in lowering the pressure. It is to be noted that the density of moist air is always less than the dry air. Density of moist air is always less than the density of dry air. समझ गए ना क्लास? मैंने उस दिन बताया था नाइट्रोजन और H2O. नाइट्रोजन 14 + 14 28, H2O 16 + 2 18. ओके, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज ऑलवेज लेस देन द। अब देखो क्लास, इसी स्टेटमेंट से ए और आर का क्वेश्चन बन जाएगा, assertion and reason. ओके, कि भाई वहां पे लो प्रेशर इसलिए है क्योंकि वहां पे वाटर वेपर कंटेंट ज्यादा है, इसलिए लो प्रेशर है। और आर में होगा द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर. ए एंड आर बोथ आर ट्रू and A and R explains clearly the A. A and R are both are true, but R do not explain the A. A is true, only R is true. मतलब ये इस तरह के क्वेश्चन बन जाता है। तो ये इनमें से ये एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं या समझने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3, Earth's rate of rotation is maximum at equator. Earth's rate of rotation is maximum at equator. This results in maximum centrifugal force. This results maximum centrifugal force at equator. Centrifugal force at equator. Which pushes the air away from the Earth's surface. Which pushes the air away from the Earth's surface. And causes low pressure condition.
and causes low pressure condition. ये भी क्लियरली है भाई, अर्थ रोटेट हो रही है तो हवा छिटक रही है, दूर तक जा रही है, तो लो प्रेशर बन रहा। तो 3 रीजन है लो प्रेशर के। समझ में आ गया ना क्लास? लिखिए, देयर इज एक्सट्रीमली लो प्रेशर, नेक्स्ट लाइन, देयर इज एक्सट्रीमली लो प्रेशर with calm condition in this belt. There is extremely low pressure with calm condition in this belt. Surface winds are generally absent. Surface winds are generally absent. Since winds approaching this belt, since wind approaching this belt begin to rise near its margin, since winds approaching this belt begin to rise near its margin, thus only vertical currents are found. Thus only vertical currents are found. This belt is also called doldrums. This belt is also called doldrums. This belt is also called doldrums because of extremely calm air movement. Because of extremely calm air movement. Vertical winds carrying moisture, vertical winds carrying moisture form, vertical winds carrying moisture form cumulonimbus clouds. Cumulonimbus clouds, nimbus clouds, and lead to thunderstorms, and lead to thunderstorm via convectional rainfall, and lead to thunderstorm via convectional rainfall. It is to be noted that in spite of high temperature, cyclones are not formed at equator. This is very important. In spite of high temperature, cyclones are not formed at equator. Anybody in the class? Very good, excellent. Coriolis force 0 होता है because लिखे cyclones are not formed at equator because Coriolis force is 0 at equator. Because Coriolis force is 0 at equator. देखो क्लास, अब आप लोग कहोगे इसे कैसे है? इसका सिंपल कोरियोलिस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो ये है, where F is equal to, ये ऊपर का दिख रहा है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 2v sin A, ये कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला है। 2v ये एंगुलर वेलोसिटी है, sin A, और इक्वेटर की sin A की इक्वेटर कितना होता है? 0, और sin 0 कितना होगा? 0 sin 91 होता है ना? हाँ, ओके, तो मैथ्स भूला नहीं हूं। ओके, तो अगर 0 से कर दिया जाए तो F क्या होगा? 0। ओके, तो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। ये सिंपल फॉर्मूला है, कोरियोलिस फोर्स का ही फॉर्मूला है। एंड वेयर दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, चाहे यू कैन नोट इट डाउन। ओके, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। अब साइन ए है,
अब यहाँ पे इक्वेटर का एंगल लग जाएगा, इक्वेटर का एंगल 0 डिग्री होता है तो ओवरऑल इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो जब आपके कोरिलेस फोर्स 0 है तो सर साइक्लोन्स वहां पे आते ही नहीं। तो इक्वेटर पे क्यों नहीं साइक्लोन आते हैं सर? बिकॉज ऑफ द कोरिलेस फोर्स 0 होता है। कई बार किताबों में ये तो दे रखा होता है कि इक्वेटर पे कोरिलेस फोर्स 0 होता है, पर क्यों होता है मैथमेटिकली, दिस इज द रीजन। समझ में आ गया ना क्लास? कोई डाउट तो नहीं? ओके नहीं, इक्वेशन समझ में कोई? यस सर एक बार डोर ड्रम्स एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ निधि, सर डोर ड्रम्स बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल मैं आई एम रिपीटिंग द डोर ड्रम्स। ओके, ये चीज समझ में आ गई ना? इक्वेशन नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक ऐसा समझ लो, 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा ना, बस ये तो समझ है ना? बस ये चीज समझ लो। 0 ये साइन ए, ये मत जाओ कि वो सर ने ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे, मतलब साइन कॉस टैन एक होते हैं। ओके आपने भी शायद 10th में पढ़ रखा होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ओके तो यहां पे अगर इक्वेटर की डिग्री 0 है और यह 0 आ जाता है तो 0 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई 0 ही आ गया, इसलिए कोरिलेस फोर्स 0 होता है। ठीक है, अब आता है डोल्ड्रम्स पे। देखो क्लास, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सी गाइस, इक्वेटर पे 24 आवर्स 12 मंथ्स आपके सनलाइट पड़ती है, स्ट्रेट सनलाइट पड़ती है, तो टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो उससे लगी हुई हवा भी गर्म होती है। जब हवा गर्म होती है तो गर्म हवा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इट विल राइज अप, करंट्स के रूप में राइज होती है, वर्टिकल नहीं बहती है, करंट्स के रूप में राइज करती है। जब वो करंट्स के रूप में राइज करती है तो नीचे एक स्पेस बना देती है, तो वर्टिकल विंड्स एब्सेंट होते हैं, और उस स्पेस को जहां वर्टिकल विंड्स एब्सेंट होते हैं, जहां सिर्फ वर्टिकल करंट्स, जहां हॉरिजॉन्टल विंड्स एब्सेंट हैं और सिर्फ वर्टिकल करंट्स प्रेजेंट हैं, उस एरिया को डोल्ड्रम्स कहा जाता है। डोल्ड्रम्स कहां मिलते हैं? 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर मिलते हैं डोल्ड्रम्स। क्लियर है निधि? हाँ जी सर, थैंक यू। निधि मैंने आपको कुछ लेक्चर्स भी भेजे हैं, डू चेक योर टेलीग्राम अकाउंट। ओके श्योर सर। लिखे क्लास, और ये भी ध्यान रखिएगा इसी इक्वेशन के हिसाब से हाईएस्ट कोरिलेस फोर्स कहां होगा? पोल्स। 90 इज इक्वल टू 1 होता है, हाईएस्ट कोरिलेस फोर्स आपके पोल्स पे होगा, पर वहां डिफ्लेक्शन नहीं होता, वहां पे डिफ्लेक्शन नहीं होता। डिफ्लेक्शन क्यों नहीं होता है? टेम्परेचर इतना ठंडा होता है, -50 तो नॉर्मल बात है। वर्खोयानास में किसी दिन -10 हो जाए तो वो लोग फील करते हैं आज गर्मी है, -10। वहां जनवरी में आराम से -30-35 तो नॉर्मल बात है। ओके जैसे आपके तो पोल्स पे डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होना चाहिए, पर वो डिफ्लेक्शन कहां नजर आता है? आपके सब पोलर बेल्ट में। इसलिए 2 बेल्ट डायनेमिकली इंड्यूस्ड हैं और 2 बेल्ट थर्मली इंड्यूस्ड है। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? ओके क्लियर है? लिखिए क्लास, नेक्स्ट बेल्ट लिखिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, these belts extend from near the tropics. These belts extend from near the tropics to about 35 degree north and 35 degree south, to about 35 degree north and 35 degree south. Following reasons are responsible for high pressure conditions. Following conditions are responsible for high pressure conditions. Number 1, the warm air of equatorial belt. The warm air of equatorial belt gradually cools down when it goes up. Gradually cools down when it goes up and turns towards north and south, in the northern and southern hemisphere respectively, and turns towards north and south
in the northern and southern hemisphere respectively because of rotation of earth. Because of rotation of earth. Full stop. They are completely turned on reaching tropics. They are completely turned on reaching tropics. Tropics. And start descending. And start descending there. Thus, descent of cold air causes. Thus, descent of cold air causes high pressure conditions in belt. Thus, descent of cold air causes high pressure conditions in a belt extending from tropic to 35° north and south. To 35° north and south. Degree north and south. Full stop. Point number 2. ये पहला पॉइंट क्लियर है ना? सेम चीज जो मैंने बताया था, यहां से हवा जाती है, यहां के जो टेम्परेचर होगा हवा का इस पॉइंट पे, वो और जो डिफ्लेक्ट होकर यहां आएगी, तो यहां का जो टेम्परेचर यहां के टेम्परेचर में अंतर हो जाएगा, तो ये जब हवा यहां ठंडी होगी तो ये हवा डिसेंड करेगी और इस कारण से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी. ओके. पॉइंट नंबर 2. लार्ज एयर मास ड्रिफ्ट फ्रॉम पोलर एरियाज. Large air mass drift from polar areas due to earth areas to subtropics. Large air mass drift from polar areas to subtropics due to earth's rotation. And causes high pressure there. The descending air creates a calm condition. A calm condition with variable and feeble winds. In these high pressure belts. With variable and feeble winds in these high pressure belts. They are therefore called belts of calm or horse latitude. They are therefore called belts of calm or horse latitude. कहानी वही है, बेचारे मतलब अगर देखा जाए प्रकृति में सबसे खतरनाक प्राणी इंसान है. ओके. जब हॉर्स ट्रेड होता था, ओके, तो मिडिवल पीरियड में, और जब कभी जो शिप्स थे जो हॉर्स को कैरी करते थे वो इन बेल्ट्स ऑफ काम में पहुंच जाते थे, सेल रुक जाती थी, सेल जो हवा विंड ब्लो कर रही है, विंड ब्लो नहीं कर रही है, सेल गिर जाती थी, तो शिप्स को आगे बढ़ाने के लिए जहाज को हल्का करना पड़ता था ताकि सेल, तो घोड़ों को समुद्र में ढकेल दिया जाता था. ओके. सो द क्रूलेस्ट क्रिएचर ऑन दिस अर्थ इज ह्यूमन बीइंग्स. ओके. तो इसे मतलब कहानी है, चाहे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आपको सबको मालूम है क्यों कहा जाता है. लिखिए नेक्स्ट लाइन. द सबसाइडिंग एयर is warm and dry. The subsiding air is warm and dry. Therefore, most of the desert are present along this belt. Important point है, prelims में 2 से 3 बार क्वेश्चन बन चुका है. The subsiding air is warm and dry. Therefore, most of the desert are present along this belt in both the hemisphere.
मैं आपको ये दिखा भी देता हूं। ये देखो, ये यहां से आपके बेल्ट जा रही है, ये 2 बेल्ट है। आप देखो कि जितनी डेजर्ट्स है, सहारा, अरेबियन, सेंट्रल एशियन, ओके, देन नीचे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, कालाहारी नामिब डेजर्ट, अटकामा, पैटागोनिया, सोनोरन डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट आपके जो कैलिफोर्निया साइड है, सोनोरन, ओके, सारे के सारे डेजर्ट आपके इन 2 बेल्ट साइड है। और दूसरी बात है, अब यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आपने देखो सारे के सारी डेजर्ट आपके वेस्ट साइड है, ऐसा क्यों है? ऑफशोर में है, मॉइस्चर एंड आल्सो बिकॉज ऑफ कोल्ड करंट्स। मोस्टली यहाँ पे सब जगह कोल्ड करंट्स आ रहे हैं, यहां से भी कोल्ड करंट, 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 यहां से भी कोल्ड करंट। और कोल्ड करंट कौन सी कंडीशन पैदा करता है? ड्राई। आजकल कोल्ड हो गए, कोल्ड, आपका कोल्ड सीजन शुरू हो गया है, देखिएगा मॉइस्चराइजर की खपत बढ़ जाती है। टीवी में भी अमिताभ बच्चन बोरोलिन और आपके मॉइस्चराइजर का ऐड करने लग जाते हैं, नहीं करते हैं? ओके, तो बस ये चीजें मैंने हमेशा कहता हूँ, जीएस परवेजिव, जीएस हर जगह है। टीवी मूवी भी देखोगे ना, उसमें अगर आपको जनरल स्टडीज ठीक है तो उसमें भी आपको जनरल स्टडीज ही नजर आएगी। ओके, कि कहाँ जीएस के अनुरूप दिखाया जा रहा है, कहाँ जीएस के अनुरूप नहीं दिखाया जा रहा। ओके, ज्यादातर साउथ की फिल्मों में जीएस के अनुरूप नहीं दिखाया जाता, जो फिजिक्स है उसके लॉ की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ओके, तो चीजें अलग अलग हैं। ओके, कहाँ हिस्ट्री को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? जोधा अकबर। ओके, मोहनजोदड़ो में घोड़े को दिखा देना। ओके, कुछ ही जगह तो आपके एविडेंस मिली, वो बहुत बाद में दिखाया गया। ओके, सो दैट इज द थिंग, तो जीएस इज परवेसिव, ये चीज समझ गए? तो बिकॉज मोस्टली जो डेजर्ट्स हैं, देखो क्लास, ये आपको मैंने डिक्टेशन दिया और ये डायग्राम है, मोस्टली जितनी डेजर्ट्स हैं सब आपके इसी बेल्ट्स के दौरान। क्यों? क्योंकि यहां पे एयर डिसेंड हो रही है, एयर डिसेंड हो रही है, एंड दैट्स व्हाई क्रिएटिंग हाई प्रेशर। समझ में आ गया ना क्लास? नेक्स्ट लिखिए क्लास, थर्ड बेल्ट लिखिए। नेक्स्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। The subpolar low are located between 45 degree north and south, 45 degree north and south of Arctic and Antarctic circle, of Arctic and Antarctic circle, respectively. First off, they are quite different from equatorial low pressure belt. They are quite different from equatorial low pressure belt, as they are caused by the following factors. Caused by the following factors. देखो, अभी मैंने जो आपको बताया वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होगा, और कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहां होगा? कायदे से इक्वेशन के हिसाब से पोल्स पे। तो पोल्स पे डिफ्लेक्शन होना चाहिए, हवा डिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो कायदे से पोल्स पे लो प्रेशर होना चाहिए भाई, और पोल्स पे होता है हाई प्रेशर। अब हवा हाई प्रेशर क्यों होता है? टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो है, -40, -50, -60, एक्सट्रीम पोल पे -90 तक
टेम्परेचर चला जाता है, -90 -100 के आसपास टेम्परेचर चला जाता है एक्सट्रीम पोल्स पे। तो जब इतना ठंडा हो जाता है तो एयर डेंस है, सुपर डेंस है, तो डेंस एयर को डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। इस कारण से बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर पोल्स पे क्या है, हाई प्रेशर। तो वो कोरियोलिस फोर्स अपना असर कहां दिखाएगा, मिड लैटिट्यूड पे 45 डिग्री। समझ में आया, कोरियोलिस फोर्स अपना असर दिखाएगा मिड लैटिट्यूड 45 डिग्री पे। तो इस कारण से 45 डिग्री पे लो प्रेशर। समझ में आ गया ना क्लास? रक्षित समझ में आया? इधर ऑनलाइन स्टूडेंट्स ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हुआ? क्यों पोल्स पे हाई प्रेशर होता है और क्यों इस एरिया पे दिस थिंग यहां पे लो प्रेशर होता है। ओके, यहां पे क्यों लो प्रेशर होता है समझ लो क्लास, फिर से समझ लो। ये जो एरिया है यहां पे लो प्रेशर क्यों बन जाता है, एज पर द इक्वेशन, मैंने क्या इक्वेशन लिखी थी, F2V sin A, यही तो लिखी थी इक्वेशन। ये कोरियोलिस फोर्स की इक्वेशन है। तो जब साइन 0 1 होता है इक्वेटर में तो 0 हो जाता है, इसी तरीके से साइन 90 क्या होगा, 1। ओके, साइन 90 1 होगा तो मतलब सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स कहां होगा, पोल्स पे होगा। बट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम लो टेम्परेचर the air located at the poles are so dense that it can't be deflected। इस कारण से वहां हाई प्रेशर है। ये तो समझ में, बात समझ में आ गई होगी। उसका असर, जो डिफ्लेक्शन का असर होता है वो आपके मिड लैटिट्यूड में होता है। मिड लैटिट्यूड क्या हुआ, 45 डिग्री। भाई 0 to 90 लैटिट्यूड्स हुए ना, तो मिड क्या हुआ 90 का 45, तो 45 पे डिफ्लेक्शन शुरू होता है। ओके, तो 45 से आर्कटिक सर्कल तक 60 तक डिफ्लेक्शन रहता है। समझ में आ गया क्लास? तो अब ये डिफ्लेक्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। ओके, अर्थ रोटेशन, तो ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट है। पोल्स में ठंड के कारण हाई प्रेशर बनता है, थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट है। एम आई क्लियर? क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए नंबर 1, ड्यू टू एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू एक्सियल AXIAL rotation of the earth, the air is blown away from the poles, the air is blown away from the poles and should cause low pressure at the poles, and should cause low pressure at the poles. But the poles are very cold, but the poles are very cold, and the effect of axial rotation is in displacing the air, and the effect of axial rotation in displacing air is felt near Arctic and Antarctic circle, is felt near Arctic axial rotation, but the poles are very cold, and effect of axial 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 rotation in displacing air is felt near Arctic and Antarctic circle, and low pressure belts are formed in subpolar areas, and low pressure belts are formed in subpolar areas. Subpolar areas. Point number 2, warm ocean currents from tropics, warm ocean currents from tropics and subtropical areas carry lot of heat to subpolar areas, carry lot of heat to subpolar areas, and create high temperature and low pressure condition there, create high temperature and low pressure condition there, temperature and low pressure condition there. The area generally witness great contrast in
great contrast in season, generally witness great contrast in seasons. क्यों? क्यों क्लास? यहां ये जो एरिया है, यहां से सब ट्रॉपिक से गर्म हवाएं, सब ट्रॉपिक से वार्म एयर, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिक से वार्म एयर यूं जाती है, सब ट्रॉपिक से वार्म एयर यूं जाती है, और पोल से ठंडी एयर यूं जाती है, पोल से ठंडी एयर यूं जाती है। तो जब वार्म एयर और आपके कोल्ड एयर मिलेंगी तो फ्रंट्स बनते हैं। ओके, इस कारण से यहां का वेदर बड़ा अनस्टेबल होता है, यहां कभी भी बारिश हो जाएगी, यहां पे टेम्परेट साइक्लोन्स बने रहेंगे, वो फ्रंट्स बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। ये क्लास, द एरिया ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस, the area of contrast between cold and warm air masses produces polar jet streams, which encircle the earth at 60-degree latitudes, and is focused in these low pressure areas, This region witnessed the formation of temperate cyclones or frontal cyclones, which produces rainfall for long spells, which produces rainfall for considerable time, which produces rainfall for considerable time लंबे ड्यूरेशन पे रेनफॉल कराते हैं। ये टेम्परेट साइक्लोन की खास बात होती है, हल्की रेनफॉल होगी पर लॉन्ग ड्यूरेशन की रेनफॉल होगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत हैवी रेनफॉल होगी बट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की रेनफॉल होगी। डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। क्लियर है गाइस? ओके, ये पॉइंट क्लियर है, ये बेल्ट क्लियर है, दिस बेल्ट। अब लिख लीजिए क्लास पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। द पोलर हाइज आर स्मॉल इन एरिया and extend around poles. The polar high are small in area and extend around poles from 80-degree north and south. From 80-degree north and south, they extends to north and south poles. They extends to north and south pole. These high pressure belts are caused by extremely low temperature at the poles, which remain below freezing point even during summer season, The air remain cold and dense. And result in high pressure there. The air remain cold and dense and result in high pressure there. The lowest temperature are found over the poles. The lowest temperature are found at the poles. Full stop. Clear है guys? कोई doubt तो नहीं? And this is all the 7 belts.
7 बेल्ट्स कैसे हैं, इक्वेटोरियल एक है, बाकी सबकी मिरर इमेज है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट साउथ। आपके सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट साउथ, पोलर हाई नॉर्थ, पोलर हाई साउथ। ओके, टोटल 7 बेल्ट्स हैं। हेडिंग डाली क्लास विंड्स। विंड्स, अब तो प्रेशर करे तो विंड्स। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। Wind is caused by the horizontal difference in atmospheric pressure. Wind is caused by the horizontal difference in atmospheric pressure. As water flows from higher area to lower area, as water flows from higher area to lower area, similarly air flows from higher pressure to areas to lower pressure area. Similarly air flows from higher pressure area to lower pressure area. Full stop. लिखिए, the wind is the horizontal movement of the air, while vertical movement of air is known as current. While vertical movement of the air is known as current. Winds and air currents together, winds and air current together comprises a system of circulation in the atmosphere, comprises a system of circulation in the atmosphere, a system of circulation in the atmosphere. If the earth were stationary, अगर अर्थ स्टेशनरी होती, चलिए ग्लोब भी रखी हुई है, चलो बढ़िया बात है, समझाने के लिए आसान है। ओके, मतलब अर्थ अगर रोटेशन की जगह स्टेशनरी होती, इमेजिन में क्या जाता है, सोचने में क्या जाता है, तो विंड्स हमेशा सीधे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। और अर्थ स्टेशनरी नहीं है, अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो इस कारण से कई कंडीशंस लग जाती हैं, और वो कंडीशंस डिफाइन करती है विंड की स्पीड और डायरेक्शन। विंड की स्पीड और डायरेक्शन समझ में आ गए, क्योंकि अर्थ स्टेशनरी नहीं। ओके, लिख लीजिए क्लास। However, in reality the earth is neither stationary. अच्छा, मैंने शायद पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया था। if the earth were stationary, if the earth were stationary and had uniform surface, and had uniform surface, and had uniform surface, the air would flow directly from high pressure areas to low pressure areas. The air would flow directly from high pressure areas to low pressure areas. But the reality is that earth is neither stationary nor uniform in its surface. Earth is neither stationary nor uniform in the surface. Therefore, direction and speed of wind, therefore direction, speed of wind are controlled by combination of factors. Direction and speed of wind are controlled by combination of factors like number one, PGF। आपने KGF सुना होगा, ये PGF है। ओके,
pressure gradient force. Okay, pressure gradient force, not what is the full form of KGF? Collar Goldfields. कोलार किस स्टेट में है? कर्नाटका में. वेरी गुड. प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. अब पीजीएफ क्या है कि कितना हाई है और कितना लो है. मैंने ग्रेडियंट बताया था ना, अगर आइसोबार पास 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 है तो हवा तेज होगी, आइसोबार थोड़ा दूर दूर इक्वल स्पेसिंग पे दूर दूर है तो हवा धीरे धीरे बहेगी. आइसोबार बहुत दूर है तो आपको फील भी नहीं होगी हवा चल रही है. समझ में है? तो ये जो आइसोबार्स के डिस्टेंस के बेस पे हवा बहती है उसे पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं. आइसोबार कंटिन्यूअस डिक्लाइन हो रहा है तो बहुत जबरदस्त प्रेशर ग्रेडियंट है, हवा विंडी कंडीशंस होंगी. आइसोबार समवॉट इक्वल डिस्टेंस पे स्पेस है तो विंडी कंडीशन नहीं होंगी, नॉर्मल एयर ब्लो करेगी. आइसोबार बहुत ज्यादा स्पेस है आइसोबार्स में तो वी डू नॉट फील कि विंड इज ब्लोइंग, आपको नहीं महसूस होगा कि हवा चल रही है. क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिए पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, difference in horizontal distribution of atmospheric pressure derives the winds from areas of high pressure areas drives the wind. I think I have dictated the word derive नहीं है, drive है. Drives the wind from high pressure areas to low pressure areas. The rate of change of pressure per unit distance, is called pressure gradient. The rate of change of pressure per unit distance is called pressure gradient. And the force applied by pressure gradient to drive the wind is known as PGF. The greater the pressure gradient and its force, higher will be the wind speed. अब मैं जो ये लाइन बोल रहा हूं ना, यहां से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन दिया है. तो चाहे वो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईएफओएस की तैयारी कर रहे हो, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है. ओके, लिखिए. Since the direction of force is from higher to lower pressure area, and perpendicular to isobar, underline कर देना, and perpendicular to isobar, the initial tendency of wind is to blow parallel to the gradient, and at right angles to isobars. ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना था. विंड हमेशा आइसोबार के राइट एंगल्स में बहती हैं. ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा. ओके, क्योंकि ये चीज अभी याद हो जाती है, अगर आपने हल्का सा रिवीजन नहीं किया है, जब एग्जाम में आता है ना तो वहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं सही है या नहीं सही है. ओके, पॉइंट नंबर 2, ये तो पीजीएफ हो गया. कोरियोलिस फोर्स, CORIOLIS, कोरियोलिस फोर्स. Coriolis force. Due to rotation of earth,
wind do not cross isobars but are deflected from their original path. Due to rotation of earth, wind do not cross isobars but are deflected from original path. This is called Coriolis effect or Coriolis force. This is called Coriolis effect or Coriolis force. After French mathematician G.G.D. Coriolis, French mathematician G.G.D. Coriolis, who discussed this in 1835. Under the influence of Coriolis force, winds get deflected to their right in northern hemisphere. Winds get deflected to their right in northern hemisphere and to their left in southern hemisphere. This concept was developed by W. Ferrel. And is known as Ferrel's law. According to this law, ये लॉ समझ जाइए. अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़े हैं और विंड इज कमिंग फ्रॉम योर बैक, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट एंड ऑन सदर्न हेमिस्फीयर इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. सिंपल सी बात है. ओके, तो ये फेरल्स लॉ कहता है. और ये अकलौता विंड पे नहीं लागू होता क्लास, ये ओशन करंट्स पे भी लागू होता है. सेम ओशन करंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में डिफ्लेक्ट होते हैं और आपके सदर्न हेमिस्फीयर में आपके साइक्लोन्स में लागू होता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन्स क्लॉकवाइज घूमते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट एंड लेफ्ट. ओके, ये क्लास, this law, as per this law, if an observer stands with his back to the wind, in northern hemisphere, pressure is lower on his left hand than on his right. Pressure is lower on his left hand than on his right. In southern hemisphere, pressure is lower on his right. It is noteworthy, ये बड़ा important point है. It is noteworthy, Coriolis force changes wind direction but not its speed. Coriolis force change wind direction but not its speed. Changes wind direction but not its speed. देखिए, Coriolis force deflect winds to different extent. Coriolis force deflect winds to different extent. On different latitude. Its effect is zero at equator
its effect is 0 at equator, its effect is 0 at equator. That is, there will be no deflection in the wind direction at equator, and maximum at the poles. And maximum at the poles. वो equation ध्यान रख लेना है. That there is no deflection at the equator and maximum at the poles. At 30 and 60 degree latitude, the deflection would be 50% and 86.7% respectively. At 30 and 60 degree latitudes, the deflection will be 50% and 86.7% respectively. 86.7% respectively. See guys, there is a small video of Coriolis force. But if you were watching the storm in the southern hemisphere, you'd see it spinning clockwise. Why do storms spin in different directions depending on their location? And why do they spin in the first place? A storm's rotation is due to something called the Coriolis effect, which is a phenomenon that causes fluids like water and air to curve as they travel across or above Earth's surface. Here's the basic दिख रहा है idea. आपको? Earth is constantly spinning around its axis from west to east. But because Earth is a sphere and wider in the middle, points on the equator are actually spinning faster around the axis than points near the poles. अगेन आपने सुना होगा अर्थ की मैक्सिमम स्पीड कहाँ है? इक्वेटर पे. तो यहाँ पे जहां पे जो भी चीज लोकेटेड है, एयर भी है, उसकी स्पीड फास्टर होगी कंपैरेटिवली टू पोल्स पे. ठीक है, तो यहां से चीजें शुरू होती हैं. So imagine you were standing in Texas and had a magic paper airplane that could travel hundreds of miles. If you threw your airplane directly northward, you might think it would land straight north, maybe somewhere in Nebraska. But Texas is actually spinning around Earth's axis faster than Nebraska is, because it's closer to the equator. That means that the paper airplane is faster as well. And when you throw it, that spinning momentum is conserved. So if you threw your paper airplane in a straight line toward the north, it would land somewhere to the right of Nebraska, maybe in Delaware. So from your point of view in Texas, the plane would have taken a curved path to the right. The opposite would happen in the southern hemisphere. An object traveling from the equator to the south would get deflected to the left. So what does this have to do with hurricane spinning? Well, at the center of every hurricane is an area of very low pressure. साइक्लोन बता रहा. As a result, the high pressure air surrounding the center or eye of a storm is constantly rushing toward the low pressure void in the middle. But because of the Coriolis effect, the air rushing toward the center is deflected off course. In the northern hemisphere, the volumes of air on all sides of the eye keep getting tugged slightly to the right. The air keeps trying to make its way to the middle and keeps getting deflected, causing the entire system to spin in a counterclockwise direction. In the southern hemisphere, where the Coriolis effect pulls air to the left, the opposite happens. Storms spin around the eye in a clockwise manner. क्लियर है गाइस? ओके, देखिए क्लास नेक्स्ट लाइन. थर्ड है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. खत्म कर लेते हैं, 5 मिनट्स लगेगा, सिर्फ 5 मिनट्स. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू इनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ एयर, ड्यू टू inward acceleration of air, center of rotation, due to inward acceleration of air towards center of rotation on the rotating earth, center of rotation on the rotating earth,
It is possible for air to maintain a curved path. It is possible for the air to maintain a curved path It is known as centripetal acceleration. It is known as centripetal acceleration. और लास्ट लिखिए लैंड फ्रिक्शन. लैंड फ्रिक्शन, स्मूथ लैंड पे हवा तेज चलेगी, और जहां लैंड में फ्रिक्शन ज्यादा हैं, पठार पे आपके अनइवननेस ज्यादा, तो वहां फ्रिक्शन के साथ द इरेगुलरिटीज ऑफ द अर्थ सरफेस कॉजेस फ्रिक्शन. The irregularities of the earth surface causes friction and obstruction to the winds. And obstruction to the winds and influences their speed and direction. And influences their speed and direction. Land features like mountain, plateaus, valleys bring about change in speed and direction of winds. Bring about change in speed and direction of the wind. Change in speed and direction of the wind. Friction is low on relatively smooth ocean surface. Friction is low on relatively smooth ocean surface. Is low on relatively smooth ocean surface. And there is not much change in the speed and direction of wind. And there is not much change in speed and direction of wind on the ocean surface. Speed and direction of wind on ocean surface. Full stop. Okay, तो यहां पे ये खत्म होता है हेलेन डाली क्लास टाइप्स ऑफ विंड्स. टाइप्स ऑफ विंड्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. टाइप्स ऑफ विंड्स. ठीक है.